हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटीग्रल इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप इन तीनों प्रॉब्लम को खुद से अटेम्प्ट करिए। खुद से अटेम्प्ट करने के बाद आप इनका सॉल्यूशन वीडियो देखिए। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको इस तरह का कुछ इंटीग्रल दे रखा है, x cos x या x sin x, x स्क्वायर sin x, इस तरह का इंटीग्रल दे रखा है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह के इंटीग्रल्स को एग्जैक्टली इवेल्युएट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहें तो x cos x dx इसका इंटीग्रल तो फाइंड कर ही सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लिमिट क्या है, 0 से 1 है, तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग x को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, तो x हो गया। cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x, तो sin x हो गया। माइनस करना पड़ेगा, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 होता है, तो sin x हो जाएगा। और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ है भाई, 0 से 1, तो ये करिएगा तो हो जाएगा sin 1। sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, तो हो जाएगा प्लस cos x, यहाँ हो गया तो प्लस cos 1 माइनस 1 ये हो जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, यहाँ तक पहुँच जाइएगा। लेकिन इस मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो अटक जाएंगे, क्योंकि अब आपको sin 1 की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है। और आप क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि आपसे ये नहीं पूछा है कि ये सब इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, बस आपसे ये पूछा है कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम नंबर। तो आपको चेक करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन सा ट्रू हो सकता है। तो ये चेक करने के लिए आप इस मेथड से अगर आगे बढ़िएगा तो अटक जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें sin x और cos x इसमें कुछ लोअर बाउंड लेना होगा। लोअर बाउंड का मतलब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि sin x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। उसी तरह cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। अब इस तरह की इनइक्वालिटी क्या आप जानते हैं? बहुत से बच्चे इस तरह की इनइक्वालिटी को रट के भी रखते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की इनइक्वालिटी को नहीं रट के रखते हैं उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि एग्जैक्टली क्या होता है। इतना तो हर कोई जानता है कि sin x इज लेस देन x फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो सबको पता है। sin x इज लेस देन x, इनफैक्ट ये भी होता है कि sin x इज लेस देन x एंड x इज लेस देन tan x। लेकिन इस केस में अगर आप tan x लेंगे तो आपको x को 0 से π/2 तक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप π/2 से ऊपर जाएंगे तो tan नेगेटिव हो जाता है। तो ये वाली इनइक्वालिटी, ये जो सेकेंड वाली इनइक्वालिटी है, वो होल्ड नहीं करती है। और अगर हम लोग सिर्फ इस इनइक्वालिटी को देखें, sin x इज लेस देन x, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो इसी इनइक्वालिटी को अगर हम लोग थीटा के टर्म्स में लिखें तो ये हम लोग जानते हैं कि sin थीटा इज लेस देन थीटा फॉर ऑल थीटा ग्रेटर देन 0। अब आप इस इनइक्वालिटी को इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम लिमिट 0 टू x। दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इधर भी sin थीटा डी थीटा हो जाएगा, इधर भी थीटा डी थीटा हो गया। अब जब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो sin थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos थीटा। जब लिमिट डालिएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos x। दिस इज लेस देन, इधर हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई 2 यानी कि x स्क्वायर बाई 2। तो दिस इम्प्लाइज कि cos x इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा ले रहे थे। और ये जो इनइक्वालिटी है ना कि sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा ग्रेटर देन 0, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसको तो प्रूव करने का 50 तरीका होता है। एक ज्योमेट्रिकल तरीका होता है जो मैंने अपने लिमिट वाले लेक्चर में समझाया था। इसको प्रूव करने का एक दूसरा भी बहुत सिंपल तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। मान लीजिए आपको प्रूव करना है कि sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू tan थीटा। तो आप देखिए कि थीटा इजकल टू 0 पे क्या हो रहा है। थीटा इजकल टू 0 पे sin थीटा भी 0 है, थीटा भी 0 है, tan थीटा भी 0 है। तीनों 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थीटा इजकल टू 0 पे अगर आप ऐसे ग्राफ बनाइएगा तो तीनों चीज़, कौन कौन सा चीज़, sin थीटा, थीटा और tan थीटा, तीनों 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन sin थीटा का रेट ऑफ चेंज क्या है, इसका डेरिवेटिव cos थीटा है। और cos थीटा हम लोग हमेशा जानते हैं कि 1 से कम होता है। इस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगर डिफरेंशिएट करिएगा तो। और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो ये जो sec स्क्वायर थीटा है ये 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। cos थीटा जो है वो 1 से हमेशा कम होता है। यानी कि sin थीटा ऐसा फंक्शन है कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका रेट ऑफ इंक्रीज इस थीटा से कम है। थीटा जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे बनेगा,
साइन थीटा जो है वो इस स्ट्रेट लाइन के नीचे होगा। तो चलो भाई तुम नीचे आ जाओ। नीचे क्यों हुआ? अब इस तरह का साइन थीटा कर्व नहीं होता है, लेकिन जानबूझ करके नीचे दिखाने के लिए मैंने ऐसा बना दिया है। साइन थीटा नीचे क्यों हुआ? क्योंकि साइन थीटा का रेट ऑफ इंक्रीज क्या है? कॉस थीटा। वो जो है वो 1 से कम होता है। ये वाला चीज़ स्ट्रेट लाइन क्या है? थीटा है। ठीक है, ये y इक्वल टू थीटा वाला लाइन हो गया। अब ये जो tan थीटा है इसका रेट ऑफ इंक्रीज क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। वो इन दोनों से ज़्यादा है, तो जो tan थीटा का कर्व है वो इस लाइन से भी ऊपर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखिए मैंने तीनों का कर्व बना दिया, सिंपल है। सबसे नीचे ये साइन थीटा का कर्व हुआ, बीच में ये y इक्वल टू थीटा, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, और इसके ऊपर ये टैन थीटा वाला कर्व हुआ। तो ये कहाँ से आया? ये सिंपल लॉजिक है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फंक्शन, कि साइन थीटा, थीटा, टैन थीटा, तीनों थीटा इजकल टू 0 पे 0 पर हैं, धरती को पकड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से तीनों स्टार्ट किया है। तीनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया, लेकिन साइन थीटा का बढ़ने का रेट ऑफ इंक्रीज कॉस थीटा के बराबर है, जो 1 से कम है। इस थीटा का रेट ऑफ इंक्रीज 1 है, और इस टैन थीटा का रेट ऑफ इंक्रीज सेक स्क्वायर थीटा है, जो इन दोनों से ज़्यादा है। तो इसलिए ये इनइक्वालिटी आती है कि साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू टैन थीटा, एंड ऑब्वियसली दिस इज ट्रू फॉर थीटा लाइंग बिटवीन 0 टू π/2। इन दोनों के बीच भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग π/2 को क्रॉस करते हैं तो टैन थीटा नेगेटिव हो जाता है। इसी में जो ये पहली वाली इनइक्वालिटी है ना, साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा, उसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमें ये इनइक्वालिटी मिल गई, cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। और क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि जितनी भी इनइक्वालिटीज आपको दे रखी है, सब में ग्रेटर देन और इक्वल टू आपको पूछा है। तो इसलिए आप ये वाली इनइक्वालिटी कि साइन x इज लेस देन और इक्वल टू x, ये यूज़ करिएगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग पूछ रहा है ना। तो इस इनइक्वालिटी को डायरेक्टली किसी भी ऑप्शन में लगाने से काम नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि इस इनइक्वालिटी साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, उसका यूज़ करके दो इनइक्वालिटी फाइंड करना पड़ेगा। किस पे? कॉस एक्स के बारे में और साइन एक्स के बारे में। तो ये देखिए, हमने पहला एक इनइक्वालिटी तो डिराइव कर लिया कि कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसी चीज़ को अगर आप थीटा के टर्म्स में लिख दें, या आप चाहें तो इसी को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, या थीटा के टर्म्स में लिख के इंटीग्रेट करिए, या मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देता हूं। जब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करिएगा फ्रॉम लिमिट 0 टू x, ठीक है, इधर भी dx कर दीजिए, इधर भी dx कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। cos x dx का इंटीग्रल क्या होता है? sin x। तो क्या आ जाएगा? sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से x, तो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स क्यूब बाई 6। तो देखिए हमने एक और इनइक्वालिटी डिराइव कर दिया कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6, और एक इनइक्वालिटी तो यहाँ से डिराइव किया ही था कि कॉस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा इसी दो इनइक्वालिटी पे बेस्ड है कि कॉस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6। अब बहुत से बच्चे इस इनइक्वालिटी को रट भी लेते हैं, जो लोग रट लेते हैं उनका 1-2 मिनट बचेगा। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को डिराइव करने के बाद आप आसानी से चारों ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा सही है। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को डिराइव करने का एक और तरीका होता है, जो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आपको बताऊंगा। पहले में आपको दे रखा है एक्स कॉस एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसके बराबर हो जाएगा 0 टू 1। इसको जब इंटीग्रेट करिएगा, हर जगह मैं dx वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, लो भाई लिख ही देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 है, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो हो जाएगा x टू द पावर 4/8। लिमिट इसमें डालना है 0 टू 1, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/8। तो देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया, x cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/8, यानी कि ए ऑप्शन तो सही है। बी ऑप्शन में पूछा है x sin x, तो इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। x sin x dx रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6, ये करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इधर हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, उसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/5 नीचे आएगा तो बाई 30 यहाँ हो गया। लिमिट डाल दीजिए 0 से 1 तक, तो इसको इंटीग्रेट करिएगा तो हो जाएगा 1/3
-1/30, इसको सॉल्व करिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/30, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3/10। तो बी ऑप्शन भी सही है कि x sin x dx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/10। डी ऑप्शन में है x² sin x, तो ये हो जाएगा x² sin x, दिस विल बी ग्रेटर देन, इसका इंटीग्रल, इसलिए यहाँ पे dx ये सब रहेगा ही। x² sin x की जगह डालिए x - x³/6 dx, इसको करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x³ है, x³ का इंटीग्रल होता है x⁴/4 माइनस ये हो जाएगा x⁵, उसका इंटीग्रल हो जाएगा x⁶/6, एक और 6 नीचे है तो यहाँ आ जाएगा 36, 0 to 1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8/36, यानी कि 2/9। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो d है x² sin x dx दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/9। डी ऑप्शन भी सही हो गया, तो ए बी डी सही है, सी गलत है। क्यों गलत है मैं अभी आपको बताता हूँ। सी में दे रखा है कि x² cos x dx दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। अब ये x² cos x dx जो है वो हम लोग जानते हैं कि x² cos x जो है वो x² से छोटा होगा, क्योंकि cos x 1 से छोटा होता है, और उसी तरह x² जो है वो x से भी छोटा होगा, बिल्कुल होना ही है ना, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से 1 है, तो 0 से 1 के बीच में x² जो है वो x से छोटा होता है। तो इसका जब आप इंटीग्रल करिएगा x² cos x dx का इंटीग्रल, तो वो x dx के इंटीग्रल से छोटा होगा। x dx का इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to 1 कितना हो जाता है 1/2, यानी कि ये जो है ना x² cos x dx इसका इंटीग्रल x² cos x का इंटीग्रल 1/2 से छोटा होगा, लेस देन होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, यानी कि सी ऑप्शन गलत है, ए बी डी इसमें सही ऑप्शन है। तो आपने देखा कि ये जो पूरा क्वेश्चन है वो सिर्फ इस दो इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। अब इस इनइक्वालिटी को हमने तो अभी एक मेथड से डिराइव किया यूजिंग इंटीग्रेशन, इस इनइक्वालिटी को आप दूसरे मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। साइन एक्स का ये एक्सपेंशन होता है, हर कोई जानता है, x - x³ फैक्टोरियल प्लस x⁵/5 फैक्टोरियल ये होता है। उसी तरह cos x का ये होता है। अब आप दोनों के एक्सपेंशन में दो दो टर्म का पेयर बनाइए, ठीक है, ये दो टर्म, फिर अगला दो टर्म, फिर अगला दो टर्म। ये देखिए, ये sin x का एक्सपेंशन है, ये cos x का एक्सपेंशन है। sin x के एक्सपेंशन में जब मैंने दो दो टर्म का पेयर बनाया, ये दो टर्म, ये दो टर्म, इसी तरह आगे के दो टर्म, तो यहाँ पर मिल गया x - x³ फैक्टोरियल। ये वाला टर्म क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सिंपल सी बात है, ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा। हर ब्रैकेट के अंदर जो दो दो टर्म है ना वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा मैं समझाता हूँ। x कहाँ से कहाँ है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में x⁷ जो है वो छोटा नंबर होगा एज कंपेयर टू x⁵। x⁷ छोटा होगा, साथ ही साथ उसके डिनोमिनेटर में भी एक बड़ा नंबर है, फैक्टोरियल 7 है, इसके डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 5 है। तो आप यहाँ से देखिए कि ये जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है उसमें ये वाला टर्म बड़ा है क्योंकि x⁵ है, और यहाँ तो x⁷ है, तो ये टर्म बड़ा है, ये टर्म छोटा है, यानी कि दिस ब्रैकेट इज़ ग्रेटर देन 0। उसी तरह जितने भी आप ब्रैकेट्स लेंगे, ठीक है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी ब्रैकेट लीजिए तो ये ब्रैकेट भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि sin x क्या हो गया, sin x आप यहाँ से देखिए, sin x इज इक्वल टू x - x³ फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो रहा ही, प्लस समथिंग समथिंग, और ये सारे चीज़ जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि sin x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस x - x³ फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, तो वही तो हमें प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था कि sin x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x - x³/6, वो हमने प्रूव कर दिया। उसी तरह एग्जैक्टली आप cos x के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। ये दो टर्म हुआ, ये तो हमें प्रूव ही करना है। बाद के जितने भी दो टर्म होंगे ना उसमें देखिए x⁴ है, अगला टर्म होगा x⁵, वहाँ पर ऑब्वियसली माइनस आएगा लेकिन वो छोटा होगा, और उसके नीचे में भी 5 फैक्टोरियल होगा। तो बाद के जो दो टर्म होंगे उनका आप दो दो का पेयर बनाइएगा तो सभी पॉजिटिव नंबर मिलेगा, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - x² फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - x²/2 और sin x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x - x³ 6। ये इसको प्रूव करने का दूसरा तरीका हो गया।
सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सपोज द लिमिट एल इज इक्वल टू दिस थिंग एग्जिस्ट्स एंड इज लार्जर देन 1/2, देन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हो ना जिसमें इंटीग्रल में इनइक्वालिटी वगैरह कुछ प्रूव करना हो, तो आप इस इंटीग्रेंड पे जरूर ध्यान दीजिए कि इस इंटीग्रेंड को मैनिपुलेट करके मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्म में इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। इनफैक्ट अगर आप इस इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने में उलझेंगे तो कर लेंगे, लेकिन बहुत लंबा होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे वो पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन आपसे सिर्फ इस एल का एक रेंज पूछा है कि एल किस किस नंबर के बीच में लाई करेगा, और क्वेश्चन आपको दे भी रहा है कि दिस एल इज लार्जर देन 1/2। ये KVYP का क्वेश्चन है, आई थिंक 2018 KVYP में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग इस इंटीग्रेंड के साथ कुछ खिलवाड़ करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इंटीग्रेंड के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + x² टू द पावर n, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो 1 + x² टू द पावर n जो है वो क्या होता है, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो 1 + nx² + nc2 + nc3 कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, लेकिन वो सारे टर्म्स क्या होंगे, सब कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्म्स ही होंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 1 + x² टू द पावर n दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + nx², इतना लिख सकते हैं। अब ये 1 + x² टू द पावर n डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि 1/1 + x² टू द पावर n दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 + nx², ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहें कि ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा देखिए ये हुआ कि अब जब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और एक √n भी है ना, तो √n को भी अंदर ले लेते हैं, √n dx, यहाँ भी कर दो भाई √n dx। मैं इस पूरे का नाम कुछ कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो है ना √n और इंटीग्रल इसका नाम कुछ कर दें, in कर देते हैं इसका नाम। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है l, वेयर l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी in, ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस l वेयर l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी in क्या है, √n टाइम्स दिस थिंग था, हमने उस √n dx 1 + x² टू द पावर n को ऐसे लिख दिया। अब इसको देखिए इंटीग्रेट करना रिलेटिवली आसान है। आप देख रहे होंगे √n ऊपर में भी है, नीचे भी nx² है। तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन कर दें √n × x दिस इज इक्वल टू y, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √n dx दिस इज इक्वल टू हो जाएगा dy। और लिमिट कहाँ से कहाँ है, लिमिट है ऑब्वियसली x की 0 से 1 तक। ये √n dx है, इसको हम लोग dy लिख दें, नीचे में आ जाएगा 1 + y²। dy/1 + y² का इंटीग्रल होता है tan 1 y, ठीक है। अब इसमें लिमिट कहाँ है, 0 से लेकर के √n तक है, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू √n हो जाएगी। अब tan 1 y यानी कि tan 1 √n तक भी जाता है, -0 है तो वो तो अलग बात है। तो अब ये जो in हमने फाइंड किया है, ये in किससे छोटा होगा, ये in तो tan 1 √n कुछ भी होगा, √n कोई भी नंबर हो, ठीक है, n मान लीजिए 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, tan 1 √10,000 कुछ भी होगा, π/2 से तो छोटा ही होगा ना, उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता है। n कुछ भी बढ़ता जाए, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 10,000 10,000 बिलियन ट्रिलियन होता जाए, tan 1 ऑफ दैट नंबर √n मान लीजिए कि 10,000 बिलियंस है, लेकिन tan 1 10,000 बिलियन कुछ भी होगा, π/2 से छोटा ही होगा। यानी कि ये जो हमने in लिखा था, दिस in इज लेस देन और इक्वल टू π/2 एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि in जो है वो π/2 से छोटा है। क्वेश्चन में ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है ना, l < 2, ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी प्रूव कर दिया कि in सारे n के लिए in जो है वो π/2 से छोटा है, π/2 जो है वो 2 से छोटा है, यानी कि इसका जो लिमिट होगा, in का लिमिट होगा वो भी 2 से छोटा होगा। ये थर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको तो आप जरूर खुद से अटेम्प्ट करिएगा। इफ i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1/2 e टू द पावर x² dx देन फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3i। बेसिकली क्वेश्चन आपसे i की अपर और लोअर लिमिट के बारे में पूछा है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेंड है e टू द पावर x² बहुत ही बदमाश टाइप का है। डायरेक्टली तो इसको इंटीग्रेट करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा, इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछ ही नहीं रहा है, बस आपसे इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड
लोअर रेंज और अपर रेंज के बारे में पूछ रहा है। तो हमें e⁻x² का अपर बाउंड और लोअर बाउंड वो पता करना है कि ये किन दो फंक्शंस ऑफ x के बीच में लाई करता है। तो e⁻x² का पता करें या हम लोग e⁻x का पता करें, बात एक ही है। बाद में हम लोग x की जगह x² रख देंगे, ठीक है। तो हमें पता करना है कि जो e⁻x है वो किन दो फंक्शंस ऑफ x के बीच में लाई करता है। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही आसान चीज़ आप ये देखिए कि e⁻x क्या होता है। ये होता है 1 + x² बाई फैक्टोरियल 2, इस तरह करके बढ़ता जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो e⁻x है वो 1 + x से ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग पहला इनइक्वालिटी तो ये लिख दें, e⁻x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + x। अब दूसरी इनइक्वालिटी देखिए कैसे फाइंड करते हैं। हमें ये पता है कि 1/1 - x दिस इज इक्वल टू 1 + x + x² + x³ ये सब हो जाता है। और ऑब्वियसली इसमें कंडीशन ये होगा कि mod x इज लेस देन 1, और हम लोग तो अभी काम कर रहे हैं बिटवीन लिमिट 0 to 1/2, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब आप इन दोनों एक्सपेंशन से देखिए, e⁻x जो है वो है 1 + x + x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस आगे एक टर्म यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा x³ बाई फैक्टोरियल 3, इस तरह होगा। और 1/1 - x क्या है, 1 + x + x² + x³। तो आप टर्म बाय टर्म कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि ये जो e⁻x है वो 1/1 - x से छोटा है। ध्यान दीजिए छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि e⁻x के एक्सपेंशन में x² के डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 1 है। x³ के डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 1 है। तो e⁻x जो है पहले दो टर्म के बाद हर टर्म उसका इसके 1/1 - x के टर्म से छोटा है। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि e⁻x इज लेस देन और इक्वल टू 1/1 - x लिख सकते हैं। तो हमने इनइक्वालिटी प्रूव की कि e⁻x इज लेस देन और इक्वल टू 1/1 - x। अब इसमें हर जगह इक्वल टू इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर x = 0 पुट करिएगा तो ये इक्वल हो जाता है LHS और RHS। तो हमने प्रूव कर दिया कि e⁻x दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/1 - x, और यहाँ से प्रूव कर दिया था कि e⁻x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + x। अब ये जो इनइक्वालिटी हमने x के लिए प्रूव किया है, इसमें हर जगह जहाँ जहाँ x है आप उठा करके x² लिख दीजिए। तो मैं लिख सकता हूँ e⁻x², यहाँ हो जाएगा 1 - x², यहाँ हो जाएगा 1 + x²। कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि जो इनइक्वालिटी हमने x के लिए प्रूव की है वही इनइक्वालिटी आप x की जगह x² रख दीजिए, काम आपका बन जाएगा। तो मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि e⁻x² दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 - x², और यहाँ भी x² आ जाएगा। तो हमने अब प्रूव कर दिया कि e⁻x² इज लेस देन और इक्वल टू दिस थिंग एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + x²। अब यहाँ से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको इंटीग्रेट कर दें, यहाँ भी इंटीग्रल का सिंबल लगा दें, जैसे यहाँ पे, यहाँ भी कर दें, यहाँ भी कर दें। तो इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि फिर आपको 1/1 - x² dx इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ln वगैरह का चक्कर आएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं करके, दूसरा तरीका ये है कि आप देख रहे हैं कि x जो है वो 0 से 1/2 के बीच में वेरी कर रहा है ना x। तो e⁻x² जो है x इज इक्वल टू 1/2 अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर दें तो e⁻x² जो है वो उस वैल्यू से भी छोटा होगा, क्योंकि e⁻x² इज दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/1 - x²। 1/1 - x², इसका लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 1/1 - x² का लार्जेस्ट वैल्यू ओवर दिस इंटरवल x इज इक्वल टू 1/2 पुट करिए तो 1 - 1/4 यानी कि 3/4 नीचे में, यानी कि आप ये लिख सकते हैं e⁻x² दिस इज लेस देन 4/3, ये होगा ही। और ये जो 1 + x² है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो मिनिमम वैल्यू 1 होगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू e⁻x² एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 4/3। ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब ये करने के बाद आप आसानी से दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट 0 to 1/2 सब जगह, तो ये जो i है ना इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 और 4/3 है, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 × 1/2 यानी कि 2/3, और यहाँ हो जाएगा 1/2। तो हमने प्रूव कर दिया कि दिस i लाइज बिटवीन हाफ एंड 2/3। तो इसी क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में भी पूछ सकता था कि ये
आई की क्या रेंज होगी, तो आई की रेंज होगी बिटवीन 1/2 एंड 2/3। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो 3i है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिफ क्या होगा। बहुत सिंपल है, 3i जो है वो 2 और 3/2 के बीच में लाई करेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3i क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1।